हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का जो प्रथम सावधिक परीक्षा है इसका सेट 5 बनाने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग सेट 4 तक, ठीक है, 4 सेट हम लोग बना चुके हैं और ये लास्ट सेट है, मॉडल सेट 5वां। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है, तो वो बिल्कुल सीधी रेखा में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, सेकंड नंबर है प्रकाश के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर या सभी परावर्तक पृष्ठों पर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सभी परावर्तक पृष्ठों पर। ठीक है, परावर्तन का नियम जो है वो सभी पृष्ठों पर काम करता है, सभी परावर्तक पृष्ठों पर। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि किसी गोल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो देखिए फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू r/2 होता है, यानी फोकस दूरी जो है वो r का आधा है, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आधी। ठीक है, ये वाला। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगा। तो देखिए वक्रता त्रिज्या यानी r अगर 20 है तो फोकस दूरी उसका आधा हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2। ठीक है, तो r दिया हुआ है 20, तो 20/2 जब करेंगे तो कट के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10, तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर यहाँ आंसर हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, यहाँ गोली दर्पण बोला है, अगर यहाँ अवतल दर्पण बोल दे तो फिर माइनस में हम लोग को लेना है। ठीक है, तो माइनस में आंसर आएगा, और अगर उत्तल बोलेगा तो प्लस में लेना है। ठीक है, यहाँ गोली दर्पण बोला इसलिए हम लोग प्लस माइनस नहीं देखेंगे। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए जब सी पर होता है ना तो प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के 6 नंबर का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक तो होता है, लेकिन लास्ट का जो था यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच उस समय जो होता है आभासी बन जाता है, यानी कि यहाँ दोनों होगा। ठीक है, सी नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों, आभासी और वास्तविक दोनों होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन है, वाहनों के पश दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए पश दृश्य दर्पण में कौन सा दर्पण यूज होता है, उत्तल दर्पण यूज होता है। ठीक है, 8 नंबर में सोलर कुकर में किस गोली दर्पण का उपयोग होता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण और लेंस है, मतलब दोनों क्या होंगे, देखिए माइनस में जब भी रहेगा तो वो दोनों अवतल होंगे, लेंस भी और दर्पण भी दोनों अवतल माइनस में रहने पर। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर, किसी लेंस की क्षमता p और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है। तो देखिए क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो p इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला हम पहले भी बताएं। ठीक है, 11 नंबर में लेंस का आवर्धन का व्यंजक, देखिए लेंस में भी m इक्वल टू होता है और दर्पण में भी m इक्वल टू होता है। तो दर्पण में m इक्वल टू -v/u होता है और लेंस में m इक्वल टू v/u होता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, डी वाला सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है, मतलब जो न्यूनतम दूरी जो होता है, कितना नज़दीक को हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे सामने लाएंगे तो आंख में दर्द होने लगता है, खिंचाव महसूस होने लगता है। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आंख में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आंख में वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि वहाँ उत्तल लेंस होता है। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। ठीक है, आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान किस में होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, आयनों का आदान प्रदान। ठीक है, 15 नंबर में देखिए पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर किया जाता है, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान जो होता है वो संरक्षित रहता है। ठीक है, इसी नियम के लिए हम लोग संतुलित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर में, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन हटता है। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी। तो देखिए हाइड्रोजन की कमी तो कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की वृद्धि है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला, ऑक्सीजन की वृद्धि। ठीक है, देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। तो एक्स का क्या नाम है, देखिए एक्स का विलयन। ठीक है, तो जब सफेदी किया जाता है तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाला। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को घोला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पे एक्स के विलयन का उपयोग किया जा रहा है ना, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, चूना पत्थर का, तो ये आंसर होगा। ठीक है,
ठीक है, अब 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर में बोल रहा है धातु के ऑक्साइड की प्रकृति। तो देखिए धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होता है, वो क्षारीय होता है, और अगर अधातु का ऑक्साइड होता है तो वो अम्लीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर में है, 19 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है दिया गया चित्र क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये चित्र दिखा रहा है, ये चेतावनी दे रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे चेतावनी बी नंबर में क्या है, सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगी चेतावनी। ठीक है, लगा चेतावनी, तो ये चेतावनी बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला टिक हो जाएगा, चेतावनी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। क्षारक जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं। तो देखिए क्षारक जल में घुलते हैं तो OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन है अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते थे। अम्ल का जब धातु से अभिक्रिया होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोर क्षार प्रक्रिया में किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो देखिए क्लोर क्षार प्रक्रिया में एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी ये वाला होगा। ठीक है, और इसके साथ एक क्लोरीन बनता है। ठीक है, क्लोरीन, तो इसीलिए इसका नाम क्लोर क्षार है। क्लोरीन से क्लोर, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, इसीलिए क्लोर क्षार अभिक्रिया इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, स्पर्श उस साबुन की तरह है तथा प्रकृति संक्षारक है। देखिए स्वाद में कड़वा, स्वाद में कड़वा कौन होता है, क्षार होता है ना। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखिए जल में घुलनशील, देखिए क्षार और क्षारक ये दोनों बात एक ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या है कि क्षार जो है वो जल में घुलता है और क्षारक जल में नहीं घुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जल में घुलनशील बोल दिया है, इसीलिए यहाँ पे क्षार आंसर होगा। ठीक है, बी वाला ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे। तो देखिए जब पीएच मान 5 हो जाता है, 5 से, ठीक है, 5 से कम रहेगा तो उसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, 25 नंबर है में है किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास चलती हुई तीली को ले जाया जाता है, गैस फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, वह गैस कौन सी। देखिए फटफट की ध्वनि जब भी निकलता है तो वो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है, अगर ऐसा बोला जाता है कि गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती को लाया जाता है तो मोमबत्ती बुझ जाती है, तो उस समय क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, लेकिन अभी बोल रहा है फट फट के साथ जलता है तो हाइड्रोजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन भी होता है, रंग में परिवर्तन भी होता है, गैस का उत्सर्जन भी होता है, यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन है रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाता है। तो देखिए जो खून को पूरा शरीर तक ले जाता है, हार्ट से दिल से पूरा शरीर तक ले जाता है, तो वो क्या होती है, वो धमनी होती है। ठीक है, 29 नंबर का है कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनने में कौन मदद करता है। देखिए जब हम लोग का उंगली में या कहीं भी चोट लगता है तो कुछ देर के बाद खून निकलना बंद हो जाता है, अगर हम लोग दबा के रखते हैं कुछ देर तक, तो वो किसके कारण होता है, ऐसा कैसे होता है, तो वो होता है प्लेटलेट्स के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है 30 नंबर पादप के वायव्य भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है। तो देखिए जल की हानि क्या कहलाता है, ये वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, 32 में अमाशय के आंतरिक स्तर पर अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है। देखिए अमाशय से जो अम्ल निकलता है HCl, वो अमाशय को जला सकता है, तो उसको जलने से बचाने के लिए एक चीज़ निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं श्लेष्मा बोलते हैं। ठीक है, ये बचाता है। ठीक है, 33 नंबर है निम्नलिखित में से किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है। तो देखिए शाकाहारी का सबसे ज़्यादा लंबा होता है क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, तो यहाँ पे शाकाहारी गाय है, गाय का होगा। ठीक है, 34 नंबर में अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। तो अमीबा में देखिए द्विखंडन होता है। ठीक है, अमीबा में द्विखंडन, उसका शरीर 2 टुकड़ा में बढ़ जाता है और दोनों नया जीव बन जाते हैं। ठीक है, 35 नंबर का क्वेश्चन है पर्तन कलम रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है। देखिए पर्तन कलम रोपण ये सब पेड़ पौधे में होते हैं, तो पेड़ पौधा में कैसा होता है, कायिक प्रबंधन, ये ला होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 36 में निम्न में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है। ठीक है, पौधा में मादा जनन भाग, तो मादा वाला कौन सा है, अंडाशय। ठीक है, 37 में निम्नलिखित में कौन लैंगिक संचरण रोग है। ठीक है, लैंगिक संचरण रोग कौन सा है, शारीरिक संबंध बनाने से कौन सा रोग हो सकता है, तो ये होगा सी वाला। ठीक है, गनोरिया। ठीक है, 38 है शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो शुक्राणु कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, वृषण में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, 39 में ताप विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। हाँ यही होता है, हीट होता है, उसमें भाप बनता है और जनरेटर का टरबाइन को घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है,
बिजली उत्पन्न होता है, यानी ऊष्मा पहले दिया जाता है, उससे विद्युत उत्पन्न होता है, यानी ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। ठीक है। 40 नंबर में गोबर गैस का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसको क्या बोला जाता है, जैव गैस बोला जाता है। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, साइंस का 5 सेट हो गया। अब हम मैथ का सेट बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।